मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी को मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे साथ हैं आज भोपाल शहर की वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर रंजना शर्मा जी। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रंजना जी भोपाल में एक बहुत चिर परिचित जो चेहरा है। आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आप सिर्फ एक ही भाषा नहीं, अनेक भाषाओं को जानती हैं और उसमें सृजन करती हैं। आपको यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी आती है, बुंदेलखंडी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, पंजाबी भी आती है, मालवी भी आपको आती है ना। तो बहुत सारी भाषाओं को आप जानती हैं और जाहिर सी बात है जब आपके पास बहुत सारी भाषाएं होती हैं तो उन भाषाओं में रचा हुआ साहित्य भी आप बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। तो ये हमारी रंजना जी की पहचान है। साथ ही साथ संगीत में आपको महारत हासिल है और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बजा लेती हैं और साथ ही साथ बहुत जो मतलब जो गायकी है आपकी लाजवाब है, क्योंकि आपने म्यूजिक का पूरा कोर्स किया हुआ है, पूरे शास्त्रीय संगीत जो है उससे आप परिचित हैं। और जो गौड़ कला है, भील कला है और वारली आर्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारी जो आर्ट फॉर्म है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से आती हैं। तो एक हम बोल सकते हैं कि मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी है, बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी आदरणीय रंजना शर्मा जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आपका जो जीवन का जो सफर है ये आगे बढ़ा। जी रंजना। मैं वैसे तो झांसी की मेरी जन्मस्थली है, मैं वहीं पैदा हुई। जी जी। और मेरी बीए तक जो वो है शिक्षा वहाँ पे हुई। और इसके बाद फिर मैं एमए करने के लिए सागर चली गई और वहीं से मैंने एमए किया और पीएचडी किया संस्कृत में। अच्छा। और मेरा विषय था संस्कृत नाटकों में प्रकृति चित्रण। अच्छा। और मैंने प्रोफेसर रामजी उपाध्याय के अंडर में पीएचडी किया। जी जी जी। और वहाँ से समाप्त करके जैसे आए वैसे विवाह बंधन में बन गए। और मेरे पति श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा उज्जैन के रहने वाले। और मेरे 2 साल बाद मेरी बड़ी बेटी हुई प्रगति, और फिर उसके बाद तृप्ति, और फिर मृदुल बेटा। 3 बच्चे हैं। जी जी। तो बड़ी बेटी कैलिफोर्निया में है। जी जी। और दूसरी बैंगलोर में आईएएस स्पेशलिस्ट है। और बेटा गुड़गांव में है। जी। तो यही मेरी पारिवारिक सबको शिक्षा दीक्षा दी, अच्छे से पढ़ाया। और सब विवाहित हैं सबसे। बस यही मेरे परिवार की। जी, बहुत अच्छा लगा आपके परिवार के बारे में जानकर। और जैसा कि हम देखते रहते हैं कि आप बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनको जानती हैं, थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में करना चाहेंगे। कौन कौन सी भाषा, और आपने आपका जो सृजन है अधिकांशतः तो हिंदी में ही है, लेकिन हिंदी के अलावा भी आप कौन कौन सी भाषाओं में लिख चुकी हैं या भविष्य में आपकी कोई जो योजना हो उसके बारे में? वैसे तो हिंदी ही है अपनी भाषा। और संस्कृत में चूंकि मैंने पीएचडी किया है तो संस्कृत में भी लिखने का प्रयास किया है। और अंग्रेजी में भी मैं लिख रही हूँ। जो मैंने बाल नाटक लिखे हैं तो उनका मैंने ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया है और वो भी अभी प्रकाशित होने जा रहा है। अच्छा। तो इस तरह से मेरी कुल मैंने बच्चों के लिए लिखे हैं नानी की कहानियाँ, भाग 1 और भाग 2, और फिर आजारी लोरियाँ लिखा, आजारी निंदिया लोरी की किताब है। जी जी। और फंदे लघु कथा संग्रह है। और 2 आँखें कई हाथ मैंने जीव जंतुओं पे लिखा है, जो कि एक रेयर चीज है। कोई इस पे लिखना पसंद नहीं करता कि बालों की जूं और कॉकरोच और केंचुआ और इन सब पे कोई भी लिखना पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने इन पे भी लिखा है। और फिर बुंदेली से मोहब्बत थी, क्योंकि बुंदेलखंड में रहे हैं, बुंदेलखंड में ही पढ़े हैं, तो इसलिए हमने सरस बुंदेली लिखी, उसमें सारी कविताएं हमारी बुंदेली की हैं। और अब मैं एक और बुंदेली की तरफ मोड़ रही हूँ और अभी रचना उसकी मेरी होने जा रही है। जी जी। तो इस तरह से मेरी। अच्छा, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे साझा संग्रह जो हैं आदरणीय रंजना जी की, तकरीबन कितने साझा संग्रह होंगे आपके लिखे हुए प्रकाशन? 12 होंगे करीब। जी जी, 12 साझा संग्रह हैं। और साथ ही साथ अभी जैसे आपने बताया कि
बाल जो कविताएं हैं और कहानियां हैं, ये बाल कहानियों की पुस्तक है, नानी की कहानियां भाग 1 भाग 2। और इसके साथ ही लोरी, जो कि आजकल की हम बोल सकते हैं कि एक लुप्त होती जा रही ऐसी विधा है, उस पर आपने अपनी कलम चलाई है। तो ये लोरी की बहुत ही सुंदर पुस्तक बन पड़ी है। और लघु कथा में आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि लघु कथा की ओर सभी लोगों का जो रुझान है वो आजकल बढ़ता जा रहा है। तो लघु कथा की भी पुस्तक जो फंदे जो है वो आपकी पुस्तक आ चुकी है। बुंदेली की बात करें तो ये बुंदेली की जो अभी आपने बताया सरस बुंदेली, ये एकल काव्य संग्रह है आदरणीय रंजना जी का। और जो विशेष जो पुस्तक जिसकी हम बात कर रहे थे, 2 आंखें कई हाथ, ये जितने यहाँ इसके कवर पेज पर आपको जितने एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से कीट पतंगे जो दिखाई दे रहे हैं, उन सबके ऊपर रचना करना एक ऐसे हृदय का काम हो सकता है जो इनके बारे में, इनको भी एक इंसान, इनके अंदर इंसान की जो अनुभूति है वो समझ के उनके बारे में लिखे। अदरवाइज इंसेक्ट्स या यूजुअली ऐसे जानवरों को तो हम एक घृणा की दृष्टि से ही देखते हैं, और उनके ऊपर रचना, अभी हम चाहेंगे आपसे इनके बारे में भी कोई एक रचना आप सुनाएं। साथ ही साथ बाल भास्कर में देखिए, बाल भास्कर में भी आपकी जो कहानी है, बाल कहानी है, उसका जो कार्टून जो है, कार्टून के फॉर्म में इसको डिपिक्ट किया है, रूपांतरण किया हुआ है। और साथ ही साथ अध्यात्म में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, और कल्याण में भी आपकी जो है, आपके आलेख जो है वो प्रकाशित होते रहते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी विधा हो या कोई भी विषय हो, रंजना जी से अछूता नहीं है। और रंजना जी अनवरत जो है सृजन कार्य करती रहती हैं। इंग्लिश में लिखा है, ये अंग्रेजी का जो है आप देख सकते हैं, पांडुलिपि अभी तैयार हो रही है। तो आने वाली जो पुस्तक है वो आपको अंग्रेजी में भी मिलेगी, बुंदेली में भी मिलेगी, हिंदी में जाहिर सी बात है मिलेगी ही, और भी दूसरी भाषाओं में यदि आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम 4 बजे से देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में रंजना जी एक्टिव हो जाती हैं। और सबसे पहले संस्कृत का कोई जो श्लोक होता है, हिंदी के अर्थ के साथ, भावार्थ के साथ में आप बिल्कुल बिना रुके, यानी लगातार ही कई वर्षों से प्रेषित करती आ रही हैं, जिससे हमें भी लाभ मिलता है, प्रेरणादायी यूजुअली होता है, मोटिवेशनल। तो इस तरह से आपको अनवरत कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिलती है, आपके अंदर वो ऊर्जा का स्रोत क्या है? साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य की तरफ आपका रुझान कब से हुआ और कब से आपने लिखना शुरू किया? कि बचपन से ही मैं अपने पिता पीएल मिश्रा, प्यारेलाल मिश्रा, तो वो सत्संग किया करते थे। अच्छा। मेरे घर में ही सत्संग हुआ करता था, तो उनसे काफी कुछ सुन करके, अब हम छोटे बच्चे थे तो इधर उधर से कभी कभी कुछ अच्छी बातें जो वो सुनाते थे, सही बात, तो सुन लेते थे। तो वो तभी से वहां से ऐसी प्रेरणा हुई कि और हमारे बाबूजी जो थे वो बड़ी बहनों को तो नहीं पढ़ा पाए, हम लोग 4 बहनें थे, तो जो हमारी 2 बड़ी बहनें थी वो तो हाई स्कूल उन्होंने करके उनकी शादी हो गई। इसके बाद जो तीसरी बहन थी उनको उन्होंने BA B.Ed कराया, और फिर हमको तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बेटी नहीं बेटा है और इसको तो मैं बहुत पढ़ाऊंगा। तो इस करके उन्होंने हमको सागर भेजा और वहाँ हॉस्टल में रहे और वहाँ हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो प्रेरणा हमको उनसे मिली। और हमारी माँ जो थी वो बहुत बड़ी कलाकार थी। अच्छा। उनको क्रोशिया काम और बुनना, सिलाई करना और पेंटिंग करना, ये सब उनके अंदर था। और गाना बहुत अच्छा गाती थी, बहुत मधुर स्वर में गाती थी। अच्छा। तो ये सब उनसे, जितनी भी आर्ट है, कलाएं हैं, वो सब हमें उनसे ग्रैस्प की। अच्छा, इस तरह का माहौल था हमारे। तो साहित्य की तरफ फिर कब से आपने लिखना शुरू किया? आपकी पहली रचना या फिर आलेख जो प्रकाशित हुआ हो, आपको याद हो कि भाई तब? हम जब कक्षा 9 में थे तो वहाँ पे हमारी एक अध्यापिका थी, मिस बैनर्जी और मिस अवस्थी। तो वो हमको बड़ा प्रवोक करती थी कि तुम लिखो, तुम लिख सकती हो, तुम लिख सकती हो। तो जो स्कूल की मैगजीन थी तो उसमें हम लिखा करते थे कुछ ना कुछ। फिर इसके बाद जो गणतंत्र दिवस आता था, 15 दिवस आता था, 15 अगस्त आता था, तो उसमें वो हमको खड़ा कर देती थी, कविता सुनाओ, कविता लिखो। तो तब से हम लिखना प्रारंभ किया हमने, और प्रोत्साहन उनसे मिला। तो सबसे पहले लिखी थी हमने कि जागो गणतंत्र दिवस आया, सावधान फिर मत सोना, सदियों की कठिन कमाई को आलस में पढ़कर मत खोना, ये देश शिवा का राणा का, ये देश लक्ष्मी बाई का, इस वीर प्रसूता माता के मुख का कलंक तुम मत होना, रंजना करो पर याद रखो,
फिर बीज फूट के मत बोना। तो इस तरह से ये कविताएं, इस तरह की कविताएं लिखा करते थे छोटी छोटी। मतलब स्कूल में ही आपका जो साहित्यिक अभिरुचि का स्फुटन हो चुका था। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रथम कृति वो कौन सी है, जो प्रथम कृति आपकी प्रकाशित हुई और कब प्रकाशित हुई? हाँ, ये जो दो आंखें कई हाथ है, ये मेरी पहली कृति है। अच्छा। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करूं जो कि किसी ने ना किया हो। तो वो आया दो आंखें कई हाथ कि मैंने कहा इस पे तो कोई भी लिखना पसंद नहीं करेगा, कौन लिखना पसंद करेगा, बालों की जूं और कॉकरोच और इनसे सभी घृणा करते हैं। पर मेरे अंदर इनके प्रति बड़ी करुणा थी, तो मैंने इन पे लिखना पसंद किया। आप इसकी एक रचना आप जो प्रतिनिधि रचना के रूप में एक सुनाइए, हमें भी सुनने में मजा आएगा। जैसे ये जो बदबूदार कीड़ा होता है, हाँ। अक्सर लोग इससे बड़ी नफरत करते हैं और जाके कहीं कहीं बैठ जाता है, फिर बदबू कर किया करता है, तो बहुत लोग इससे नफरत करते हैं। लेकिन मुझे उन पे भी दया आई, तो मैंने उसका नाम लिखा श्याम कीट। अच्छा, तो क्या बात है। मैं सुनाती हूँ आपको। हे विद्युत प्रकाश के श्याम कीट, क्यों तुम्हें हुई मुझसे ये पीट, मैं भागूं तुमसे दूर दूर, तुम ढूंढ थके हुए चूर चूर। क्या बात है। घर द्वार द्वार आंगन सारा, महका राह का चौखंबा, जितना भागी मैं तुमसे दूर, सन्निकट हुए अनचाहे मीत। क्या बात है। क्यों ईर्षा तुम्हें स्नेहिल से, श्यामल बालों में बैठ गए तो रंज न था, पर फैला दी क्यों गंध महा। बिन तबले ताल नहीं देखी, हर ताल पे गाल बजाते हो, छुल जाए कहीं करतल तुमसे, तो छाप रहे न मिटे कुछ पल। दूध में तुम, दही में तुम, सब्जी के रसे में तुम ही तुम, दाल और चावल में तुम, पिस गए हाय मेरे मुंह में तुम। जल्दी भोजन का निर्णय ले, जा पहुंचे निकट भोजनालय के, भिंडी छिद्रों में बैठे तुम, जित देखूं मोहन तुम ही तुम। किया स्वाद चौपट सारा, जल उल्टी ही था अंतिम चारा, सोचा शायद पान चबाने से महकेगा मुखमंडल मेरा। न्यौछावर वन तरफा प्रीति पर, ना छोड़ा वहाँ भी हे प्रियवर, कत्थे चूने और गुलकंद में पाया तुमको ही हे प्रियवर। क्या बात। प्रीत की सच्ची मिसाल हो तुम, प्रेम की जलती मशाल हो तुम जीत गए मैं हार गई, तुम पर तन मन धन बार गई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। श्याम कीट, श्याम कीट यदि सुन पाता, समझ पाता तो आप पे नौछावर हो जाता। सही बात है। तो इतनी सुंदर जो कविताएं हैं, दो आंखें कई हाथ, तो बहुत ही सुंदर ये संग्रह है आदरणीय रंजना जी का। जी, और लोरी के बारे में आप बताइए, लोरी के लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और कब आपके दिमाग में ऐसा आया ख्याल कि यार लोरी लिखी जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं इसके लिए महेश सर जो शोध कल्याण के जो निर्देशक हैं, ये प्रेरणा मुझे उनसे मिली। वो एक बार भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लोरियों पे कोई भी नहीं लिखता, जबकि लोरी इतनी होनी चाहिए, लिखनी चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे सोते हैं, तुमको माएँ लोरियां सुनाती थीं, और कितना अच्छा ये माहौल था पुराने जमाने में। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली। बोले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई ना कोई लोरी लिखे। और आप विश्वास नहीं करेंगी कि मैंने उनको 10 दिन के भीतर सारी लोरियां उनको सौंपी। तो इतने खुश हुए कि देखो इसने कितनी जल्दी सारी लोरियां लिख ली। और ये फिर इसमें से कुछ लोरियां मेरे बेटे ने गाई भी है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया गाई है उसने। जी, मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। 3 लोरियां उसने गाई हैं। अच्छा, तो लोरियां और बाल कहानियां। तो ये जो बाल मनोहार, बाल साहित्य की तरफ आपका रुझान मतलब कैसे हुआ? मैंने सोचा कि चलो अब बड़ों के लिए तो बहुत कुछ लिख लिया, छोटे बच्चों के लिए भी लिखूं। और ये काफी सरल, सहज और अच्छा। तो आगामी भी कुछ योजना है आपकी बाल साहित्य के? जी हाँ, मैं बाल नाटक लिख रही हूँ। बाल नाटक, और 10 नाटक मेरे हो चुके हैं, उनके चित्र भी बनके तैयार हो गए। और वो शीघ्र ही प्रकाश। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई, चित्र बनाने में भी बहुत महारत हासिल है आपको। और आपकी जो बेटी है वो भी बहुत अच्छा, जो डिजिटल जो पिक्चराइजेशन जो करना है या इलस्ट्रेशन करना है, वो बहुत अच्छी करती हैं। पर रंजना जी भी बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं। और मैं मोतियों का काम भी करती हूँ। हाँ, मोतियों का काम भी करती हैं। ज्वेलरी मेकिंग, ये तो मैं भूल ही गई हूँ, है ना, ज्वेलरी मेकिंग का भी काम करती हैं। और साथ ही साथ
आपका एक आध लघु कथा भी हमें सुना दीजिए, है ना, क्योंकि लघु कथा की आपकी पुस्तक अभी अभी आई है शायद, तो लघु कथा भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। रंजना जी, आपका स्वागत है जी। मैं एक अपनी लघु कथा सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है जीवन साथी। सुनो हेमा जी, अब बस करो, ये उपवास करना छोड़ दो। एक तो डायबिटिक हो और दूसरे ब्लड प्रेशर भी है। कहीं गिर गई और चक्कर आ गया तो करवा चौथ धरी की धरी रह जाएगी। देखो जी, इस व्रत के विषय में मत बोला करो। पूरे 50 साल से रह रही हूँ। ठीक है, पर अब लंबी उम्र मत मांगना। अब इस जीवन से मुक्ति चाहिए। हरे राम, सवेरे सवेरे कैसी अशुभ बात बोल रहे हो जी। सठिया गए हो क्या? व्रत भी रखूंगी और आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना भी करूंगी। जब तक इस शरीर में चेतना है, आपका प्यार मुझ में बसा रहेगा। क्या बात है। अच्छा, जाओ चूड़ियाँ पहन लो। बाहर बैठा है चूड़ी वाला, और हाथों में मेहंदी और पैरों में पायल और आलता लगाकर जब चलोगी ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हिरनिया अपने मतवाले हिरन से मिलने जा रही है। चूड़ियाँ इन झुर्रीदार हाथों में, मेहंदी सूखी हथेली में, क्या लगाऊं? सब कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं। अरे तुम अभी भी मेरी वही हेमा हो जिसके गालों पर श्वेत लट सूखी सेवइयां सी लगती है, और ये झुर्रियां नहीं, मेरी प्राण लच्छेदार पराठे हैं। और तुम्हारे कपोल बिना घी लगे फुलके हैं। तुम्हारे दांत मटर पनीर, कहीं पोपला और कहीं खोखला। और जी आप मेरे प्यारे खोए की जलेबी। क्या बात है। रंजना जी का ये अंदाज बड़ा भाता है कि आप जो आपकी जो स्टाइल है ना राइटिंग की, जैसे हमने अभी इसमें कविता में सुनी, अभी हमने इस लघु कथा में सुनी, तो वो जो हास्य का पुट भी आ जाता है, मैसेज भी चला जाता है। ये बहुत अनोखी स्टाइल है आपकी। तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आपकी लघु कथा की, और पुस्तकें आए। और भविष्य में आपने अभी बताया कि शायद आप ट्रांसलेशन पर काम कर रही हैं, और बुंदेली में भी कुछ काव्य संग्रह, तो उसका कुछ विषय विशेष है या फिर मतलब जैसे सामान्य? मैंने हर विषय पहले इसमें लिखा है। हर विषय को इंगित किया है। जैसे बसंत है, चेतजा मानस, मतलब वीर रस की भी है, श्रृंगार की भी है, और धार्मिक। नहीं, भविष्य की जो योजना है भविष्य की योजना में मैं रामायण लिखने का प्रयास कर रही हूँ अलग से। एक तो रामायण ये साझा संकलन है ही सही, मैं अलग से एक रामायण लिखना चाहती हूँ, और उसमें मैंने दोहे लिखने। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब रामायण लिखते हैं तो हर व्यक्ति के दिमाग में ना एक गेयता जो है वो मेन होती है, और यदि दोहा चौपाई उसमें उपयोग की जाए तो उसकी तो भव्यता बहुत मतलब कई गुना बढ़ जाती है, और माहौल भी रामचंद्र जी का राममय है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है जी। और आपने जो जब कोरोना टाइम था तब मुझे याद है हमारे जो पटल था कला वाला, कला मंच पर, तो उसमें आपने बहुत सारे लोगों को गौड़ आर्ट सिखाई थी, भील आर्ट सिखाई थी, तो इसका विधिवत मधुबनी भी सिखाई थी, तो इसका विधिवत प्रशिक्षण आपने लिया है? आपने कहाँ से सीखी, और अब तक आप कितने चित्र उसके बना चुकी हैं? बना तो बहुत सारी चुकी हूँ। जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय रंजना जी सिर्फ एक साहित्यकार नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छी कलाकार भी हैं। आपने भीली आर्ट, गौड़ आर्ट, मधुबनी आर्ट, और भी ना जाने कितने सारी आर्ट पर जो है काम किया है, और उसके बहुत सारी कलाकृतियां जो हैं वो बनाई हैं। आप सामने देख सकते हैं, उसका नमूना देखिए। इसके बाद आप रंजना जी आप ही बताइए। ये गौड़ आर्ट है, और ये भी गौड़ आर्ट है। इसकी खासियत ये होती है, इसमें पेड़ पौधे होते हैं अक्सर। अच्छा। पेड़ पौधे और जानवर, क्योंकि ये भील जाति में जो जनजाति लोग होते हैं वो केवल जानवरों और प्रकृति से उनके साथ रहती है, उनके सानिध्य में रहते हैं, तो उसी तरह की वो आर्ट बनाया करते हैं। तो इस तरह से ये गौड़ आर्ट है। और ये पशु पक्षी होते हैं, और ये है ये भील आर्ट है। इसमें डॉट डॉट करके बनाते हैं, जो भराव होता है वो डॉट डॉट करके भरते हैं, तो ये होता है भील आर्ट। ये और गौड़ आर्ट में बहुत कम अंतर होता है। हाँ, बहुत देखने में काफी एक जैसे ये इस तरह से बनाते हैं गौड़ आर्ट।
एक में लाइन है, एक में डॉट्स है ना? जी जी। ये भी गौन आर्ट है, इसमें देखिए लाइन लाइन से हुए हैं। ये जैसे एक मछली बनाई और उसके ऊपर एक झाड़ बना दिया, तो इस तरह से ये होती है। प्रकृति का पूरा जो प्रकृति चित्रण से, है, प्रकृति से पूरा इनका, प्रकृति के सानिध्य में रहते तो जैसे ये हरिण बनाया, इसके ऊपर इसके जो सींग बनाए वो उसमें पेड़ का लुक दे दिया। जी जी जी। ये मधुबनी है। ये मधुबनी। अच्छा, मधुबनी की खासियत क्या होती है? मधुबनी की एक तो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। अच्छा। और आंखों पे ज्यादा इसका अच्छा। और फिर ये मतलब फिगर्स होते हैं। हाँ, और ये बिहार की है और इसको कम से कम 400 वर्ष पुरानी ये आर्ट है। अच्छा। अरे वाह। और ये इसकी खासियत ये होती है कि ये लोग नेचुरल कलर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हमने तो खैर वैसे वाले इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो पत्तियों से और लाल फूल से लाल रंग और हल्दी से पीला रंग और इससे इंग वो होता है नील से नीला कलर निकालते हैं। क्योंकि पुराने समय में तो इतने कलर्स आते ही नहीं थे, तो नेचुरल कलर ही सारे। और ये लोग उस पे दीवार पे पेंटिंग करते हैं इसकी। अच्छा। और घर में कोई भी उत्सव होता है, पर्व होता है, तो इसके चौक बनाते हैं। तो वो भी होता है। और अभी मैं आपको बताऊंगी वर्ली आर्ट में तो रंजना जी ने पूरी रामायण जो है वो बनाई हुई है। और उस रामायण में तकरीबन कितने चित्र हैं? इसमें ये है 36 है। 36 चित्र के द्वारा राम का जन्म से लेकर के हाँ। और पुत्रेष्टि यज्ञ और फिर उसके बाद पूरा वो अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड, सारे कांड हो करके सारे और कांड जब वो को भगवान राम घर आ जाते हैं और दीपावली का उत्सव होता है, वहां तक इसमें सारे चित्र बनाए वर्ली आर्ट में। और साथ ही साथ ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी मेकिंग भी आप करती रहती हैं। और देखिए इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी के आइटम्स, आपका मन ललचा जाएगा। जो भी लेडी यहाँ देख रही होंगी तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी जो नेक पीस हैं, सफेद बनाई है जी, नेक पीसेस हैं। वाह, बहुत ही सुंदर। एक जो साहित्यकार होता है ना, साहित्यकार की जो भावना है और जो साथ ही साथ स्किल है, वो साथ ही साथ चलती है। यानी आपके अंदर क्रियात्मकता जो है, रचनात्मकता इतनी भरी होती है। देखिए, कभी कविताओं के रूप में निकल के सामने आ रही है, तो कभी ज्वेलरी के रूप में निकल के सामने आ रही है, तो कभी किसी चित्र के रूप में सामने आ रही है, तो कभी संगीत या वाद्य के जो बजाते हुए आपकी वो प्रतिभा जो निकल के आ रही है। देखिए कितना प्यारा, मतलब एक व्यक्ति एक जीवन में इतने काम कैसे कर सकता है। हम तो यही सोच में पड़े रहते हैं। लेकिन रंजना जी इस बात का साक्षात उदाहरण है कि नहीं, किए जा सकते हैं, बहुत सारे काम एक साथ भी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक लेके सिर्फ एक ही काम एक टाइम में करना है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से टाइम मैनेज कर लेते हैं इतनी सारी चीजों के लिए, बताइए थोड़ा सा। सबके टाइम मैंने बांट रखे हैं कि मैंने आधा घंटा इसके लिए देना है, आधा घंटा इसके लिए देना है, 1 घंटा इसके लिए देना है, और फिर खाना भी खाना है बीच में। हाँ। और पति की सेवा भी करनी है, सब कुछ काम करना है। उनके भी ऑर्डर्स बीच बीच में होते रहते हैं, तो उनको भी संभालना होता है कि कहीं इनको गुस्सा ना आ जाए। वैसे वो गुस्सा करते नहीं है। तो इस तरह से ये एक आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी है कि यदि हम टाइम मैनेज कर सकें डेली, है ना, तो आप भी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो सकते हैं और आप भी ढेर सारा काम एक साथ कर सकते हैं। चलिए, आप कुछ संदेश देना चाहेंगी तो स्वागत है आपका। हाँ, मेरा यही संदेश है कि हम जो भी हमारे अंदर कला है, हम दूसरों को भी सिखाएं, और अपना तो मनोरंजन होता ही है, और लिखें, और ऐसा साहित्य लिखें जिससे कि हमारे राज्य का, हमारे देश का और विश्व का कल्याण हो। यही हमारा संदेश है। सही बात है। चलिए, तो इसी संदेश के साथ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आप सभी को भी ढेर सारा नमस्कार। राधा रमन हरि गोविंद जी भजो, राधा रमन हरि गोविंद जी, श्री गोविंद जी करके तुम्हारे दर्शन, श्री गोविंद जी।
श्री गोविंद जी करके तुम्हारा कीर्तन मेरी जिह्वा सफल भई गोविंद जी मेरी जिह्वा सफल भई गोविंद जी भजो राधा रमन हरि गोविंद जी श्री गोविंद जी सुन के तुम्हारा प्रवचन श्री गोविंद जी सुन के तुम्हारा प्रवचन मेरे कान सफल भय गोविंद जी मेरे कान सफल भय गोविंद जी भजो राधा रमन हरि गोविंद जी श्री गोविंद जी करके तुम्हारा पूजन श्री गोविंद जी करके तुम्हारा पूजन मेरे हाथ सफल भय गोविंद जी मेरे हाथ सफल भय गोविंद जी भजो राधा रमन हरि गोविंद जी श्री गोविंद जी करके तुम्हारे तीरथ श्री गोविंद जी करके तुम्हारे तीरथ मेरे पाँव सफल भय गोविंद जी मेरे पाँव सफल भय गोविंद जी भजो राधा रमन हरि गोविंद श्री गोविंद जी करके तुम्हारा सुमिरन श्री गोविंद जी करके तुम्हारा सुमिरन मेरा जीवन सफल भयो